प्रोग्राम है। इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुए हैं वक़्त को लेकर औक़ाफ़ बचाने के लिए प्रोग्राम चल रहे थे, देश बचाओ संविधान बचाओ, हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया। इसको समझने की ज़रूरत है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ और वक़्त बचाओ और साथ में भाईचारा बनाओ। तो ये प्रोग्राम इस नौइयत का है कि हम एक नए तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं जमशेदपुर में। इसका मकसद ये है कि हम आवाम जो है उनकी जागृति लाना चाहते हैं। ये वक़्त का मसला जो है सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं देश में जो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिख समाज भी लड़ रहा है, आदिवासी भी लड़ रहे हैं, पिछड़े भी लड़ रहे हैं। एक मैं एग्जाम्पल देकर आप समझाऊँगा कि बीटी एक्ट 1949 का बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। अगर बौद्ध बिहार जाएंगे तो बौद्ध बिहार के बुद्धिस्ट जो है कई सालों से लड़ाई को लड़ रहे हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए। वहाँ मसला क्या है, बुद्धिज़्म एक अलग धर्म है, एक अलग रिलीजन है। उसमें गैर बुद्धिस्टों ने कब्जा कर लिया है। गैर बुद्धिस्टों ने कब्जा कर लिया है। तो जिस धर्म के जो लोग हैं उसमें वहाँ पर हैं नहीं, वो लोग तो अपनी विरासत बचाने के काम कर रहे हैं। बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्धिस्टों का धर्म है, उनकी विरासत है, लेकिन कब्जा किसी और लोगों ने कर लिया है। तो अपनी विरासत बचाने के लिए वो काम कर रही है। आज उसी दहाने पे, उसी मोड़ पर मुसलमान आगे खड़ा हो गया है। आज ये कहा जा रहा है कि जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं और वक़्फ़ का जो निज़ाम पूरा बनेगा, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बोर्ड में जो वक़्फ़ का बोर्ड बनेगा, उस एडवाइजरी बोर्ड बनेगी, उस बोर्ड में कुछ लोग वो होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या उनसे सवाल ये करूँ कि जगन्नाथ टेम्पल में क्या हमें जगह देंगे वो? हिंदू मठों में क्या हमें जगह मिलेगी मुसलमानों को या बुद्धिस्टों को या सिखों को, ईसाइयों को? जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो फिर हमारे जगहों पर जगह क्यों मिलेगी? ये लड़ाई जो है सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि लड़ाई समझ समाज की है जो संविधान को मानता है और संविधान को यकीन रखता है। और संविधान की सुरक्षा करने के लिए हमने एक मुहिम को छेड़ा है पूरे देश में। ये मुहिम दिल्ली से शुरू हुई और इसमें इस देश के जितने भी मजलूम तबके हैं वो शामिल हो रहे हैं। जो संविधान के रक्षक हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है, वो सारी पार्टी इसमें शामिल हो रही है। जो कुछ सामने खुल के आ रही है, कुछ पीछे से शामिल हो रही है, लेकिन शामिल हो रहे हैं। इस तरह का प्रोग्राम एक और ऑर्गेनाइज वाकई में पहले भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के भीतर फिर दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या लगता है इस तरह का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होता है इससे कुछ भी फायदा? देखिए, इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ था वो नेशनल बॉडी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका प्रोग्राम था। प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोग्राम के बाद आज ये मुझे लगता है कि जब 1 महीना होने वाला है, तो ये जो मुहिम चल रही है ना, इसमें जागृति बहुत तेज़ी में लाने की ज़रूरत है। अभी भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं इस मुहिम से। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ मौलवियों का मसला है, लोगों को ये लग रहा है कि धार्मिक मसला है। आज की जो आवाम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो और जो आम आम जो जनता है, वो इस मूवमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। मतलब मूवमेंट में जुड़ नहीं पा रही पूरे दिल के साथ में। जिस तरह सीएनआरसी में लोग जुड़े, किसान मूवमेंट में लोग जुड़े। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ताकत देते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए और उनकी जो पूरी शक्ति है उसमें और एक शक्ति का एडिशन करते हुए, पावर का एडिशन करते हुए, उनकी शक्ति को और बढ़ाते हुए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्योंकि 1 महीना हो चुका है। अब 1 महीने हमें ऐसा महसूस हुआ कि मूवमेंट कुछ बना नहीं यहाँ पर। जब मूवमेंट नहीं बना तो हमारी कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम को कर ये प्रोग्राम हमारे वर्कशॉप की तरह है। इसमें हम एक मखसूस लोगों को बुला रहे हैं, 1,500 लोगों को बुला रहे हैं और वो उनको हम ये समझाएंगे कि वक़्फ़ का मसला तो मुसलमानों का मसला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क को भी इन्वाइट किया, हमने सिख गुरु को भी इन्वाइट किया, हमने दलित समाज को भी इन्वाइट किया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को बुलाया है और सबसे ऊपर बढ़कर जो हमारे सरबराह है यहाँ के, अमीर शरीयत है फैसल रहमानी साहब, उनको हज़रत को हमने बुलाया है। क्योंकि उनका अप्रोच ये है कि वो पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ में वक़्फ़ की चीज़ों को समझाते हैं कि वक़्फ़ ने इस देश को नेशन बिल्डिंग में दलित समाज को, आदिवासियों को, मजलूम तबकों को क्या किया, उसकी पूरी उनकी पूरी ताकत तैयार है। और इसके बाद लड़ाई बहुत बड़ी शुरू हो जाएगी। हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से जिस तरह से देखा जाता है देश में, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसमें उस आंदोलन में मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया। उस तरह के कई आंदोलन देश में हुए जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। लेकिन जब एनआरसी का मामला आया और इस तरह के वक़्फ़ का मामला आ रहा है, अभी सीएए का मामला आया, उस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि मुसलमान के साथ बहुत कम ही सेकुलर पार्टियाँ रहती। नहीं, देखिए यहाँ पर मामला सेकुलर पार्टियों का नहीं है, मामला राजनीति का नहीं है। मामला सिर्फ इतना यहाँ पर है कि वो जो सेकुलर पार्टी, मैं एक सियासी लीडर हूँ, इसमें आपको मैं बात बताता ज़रूर। मामला सिर्फ इतना है कि सियासी पार्टियाँ जो है वो ये समझती है कि मुसलमान हमारा खुराक है। सियासी पार्टियाँ ये समझती है कि अगर मैं मुसलमानों को साथ दूँ, समर्थन दूँ, ना दूँ, वोट तो मुझे मिलेगा। लेकिन आपको बात याद होगा कि जो सियासी पार्टियों को छोड़कर मैं अगर सियासत से हट के बात करूँ तो सीएनआरसी का मूवमेंट नॉन मुस्लिम ने शुरू किया। सीएनआरसी के मूवमेंट में बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम शामिल थे। आप जाके शाहीन बाग में देख लीजिए, आप जाके वहाँ पर जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, एजुकेशन हुआ, वहाँ पर सारे लोग शामिल थे, हर समाज तबका शामिल रहा। इंडिया में जो संविधान को जानता था, जो संविधान का रक्षक था, जो भारतीय था, जो भारतीय होने का एहसास था, जिनको मुसलमानों से मोहब्बत थी, जो संविधान से मोहब्बत थी, वो सारे लोग शामिल थे। वो किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, सब लोग शामिल थे।
वो जो मूवमेंट बना वो मूवमेंट इसलिए कामयाब हुआ, और जो किसान का मूवमेंट इसलिए कामयाब हुआ कि वो पूरे भारतीयता का मूवमेंट था, वो आवाम का मूवमेंट था, जनता का मूवमेंट था वो। इसी वजह से हमारी कोशिश रही है, और आप यकीन करें कि आज अगर हमारे बीच में वक्फ के नाम पर अगर सिख समाज आ रहा है, हमारे बीच में अगर वक्फ के नाम पर अगर बुद्धिस्ट समाज आ रहा है, हमारे बीच में वक्फ के नाम पे दलित समाज, आदिवासी पिछड़े हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारे बीच में वक्फ के नाम पे अगर आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में वक्फ के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, हमारे में वक्फ के नाम पर पूरे देश में जो भी सेकुलर फोर्सेज है वो साथ में आ रही है, तो ये बात की ज़मानत है, इस बात का सबूत है कि बड़ी संख्या में आज के लोग चाहते हैं कि देश बचे, देश का संविधान बचे, क्योंकि आज हमारी बारी तो उनकी बारी होगी। मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई बुद्धिस्ट समाज लड़ रहा है, जो लड़ाई दलित समाज यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जिनको हम जाति का आतंक कहते हैं, वो चरम पर है पूरे देश में। जो अत्याचार उन पर हो रहा है, तो वो संविधान को ताक पे रख कर हो रहा है। अगर हमने उनका साथ दिया तो हमारा साथ वो भी देंगे। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान की सुरक्षा करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में न कोई जात है, न कोई धर्म है, बस एक हमारा सूत्री कार्यक्रम है, इस देश में संविधान को बचाया जाए, और संविधान की जो मौलिक अधिकार जो मुसलमानों को मिला, दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, बुद्धिस्टों को मिला, जैनों को मिला, जो यहाँ पर जो भी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जब उनके मसले हों हम साथ में खड़े होंगे। आज हमारे मसले तो वो हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। ये है भारत एक्चुअली। अच्छा, ये जो वक़्त का मामला चल रहा है, जिस तरह से अभी वक़्त आने से पहले जब स्कैनिंग का मामला चला था, कई लोगों ने स्कैन किया, दिन रात मेहनत करके मेल के ज़रिए से वक़्त आने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी वक़्त बिल जो है वो पास हुई। तो अब उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद है? देखिए बिल्कुल उम्मीद है। देखिए आप, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि भाई स्कैन, वहाँ पर बारकोड एक स्कैनर वो खुद इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, उसमें लोगों ने स्कैन किया, उसका कोई हासिल नहीं हो पाया। कैसे हासिल नहीं हुआ? अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने स्कैन किया, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अगर स्कैन किया और स्कैन की अपनी बात को पहुँचाई, तो जिंदा कौम जो होती है वो हरकत में होती है, जिंदा कौम सोई हुई नहीं होती है। तो हमने जिंदा कौम होने का सबूत दिया कि भाई हमने स्कैन किया, हम चाहते हैं कि वक्त हमारा बचे, हमारी वक्त हमारी है, हमारी विरासत है, वो हमें वो बचे, तो हमने उसके लिए सबूत दिया, हमने काम किया। इसी तरह से अभी क्योंकि ये विचाराधीन है मामला, हमने सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, उसमें बातें चल रही हैं, उसकी हियरिंग हो चुकी है, फैसला आना बाकी है, फैसला महफूज है अभी। और फैसला अगर हमारे फेवर में आता है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के वास्ते में इंडिया में, हमारा पूरा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर बायस्ड होकर, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में अगर इसमें एक्शन नहीं लिया और हमारे फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो यकीनी तौर पर पूरा मुस्लिम समाज, उनके साथ समस्त जो समाज, जो सेकुलर समाज है, जो चाहता है कि इस देश के संविधान की रक्षा की जाए, वो समस्त समाज सड़कों पर उतरेगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जो आइडियल मूवमेंट, जिस तरह से CNRC का मूवमेंट हुआ, उससे बड़ा मूवमेंट तैयार किया जाएगा। और उस मूवमेंट में अगर हमारे लोगों को जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देने तैयार है कि हम अपनी ज़मीनों को, अपनी विरासत को बचा के रहेंगे इंशाल्लाह। वक़्त बिल पास होने से क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए उसमें नुकसान, क्या नहीं, नुकसान है, थोड़ा बताओ। देखिए वक्फ बिल के पास होने से एक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस अमेंडमेंट से लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई कि अमेंडमेंट्स क्या हुए। तो उस अमेंडमेंट को बताने की ज़रूरत है कि अमेंडमेंट्स क्या हुए और अमेंडमेंट से क्या नुकसानात है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि आप समझिए कि दलित समाज को। अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम आपसे ले लूँ, अलगई पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ पर है, करीम सिटी कॉलेज हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े मदारिस हैं जहाँ पर इस देश के बड़े स्कॉलर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह मदरसे से पढ़े हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े हुए थे, मुंशी प्रेमचंद जी जिन्होंने पूरी इबारत लिखी इस देश के भाईचारा की, वो पढ़े हुए थे मदरसे से। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मदरसे से पढ़ी हुई हैं। मदरसे किसकी ज़मीन बने थे? वक्त की ज़मीन बने हुए थे। इस देश में दलित व आदिवासियों को आज से 2 साल पहले जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी खींचने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, तो मुसलमानों ने अपने वक्त की ज़मीन में खुदे हुए कुएँ से, तालाब से पानी उनको दिया। इन मदरसों ने वक्त की ज़मीनों को, जो मदरसे थे, उन मदरसों से वो तालीम हासिल करके वो बैरिस्टर बने, CO BUD बने, PCS बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो वक्त की ज़मीनें जो हैं, आज भी वक्त की ज़मीनों पर जो बड़े जो हमारी इमारतें, इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर कौन पढ़ते हैं? अग्रणी वतन पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, दलित पढ़ते हैं, आदिवासी पढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल अगर लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें जो फीस है हमारा, वक्त की ज़मीन की बनी यूनिवर्सिटी, उस पर जो फीस है, वो फीस कितना मामूली है। एक बच्चा, आज के टाइम पे एक बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी बेटी जो बहन है, वो 35,000 रुपये में वो MBBS कर सकती है। आपको पता है कि 35,000 रुपये में ये पॉसिबल है क्या? आज की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, मैट्रिक इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पर बहुत कम पैसे में लोग पढ़ के MBBS क्वालीफाई कर ले रहे हैं। वहाँ से पढ़ के जामिया हमदर्द से हमारे बच्चे UPSC क्वालीफाई कर रहे हैं, और दीगर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के हमारे बच्चे जो है IPS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं। वक्त की ज़मीन, वक्त ने दुनिया को ये दिया, और सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ रहे साहब,
उन इंस्टीट्यूशन पे कोई एक्शन नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में दलित समाज, आदिवासी के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो इस बात की ज़मानत है कि वक्त में नेशन बिल्डिंग सबका रोल प्ले किया। तो ये लड़ाई से मुसलमानों की नहीं आफ्ताब साहब, ये लड़ाई जो है समझ उन लोगों की है जो लोग मजलूम तबके हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, और उन सब की लड़ाई आज के वक्त में सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनकी लड़ाई